हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 50 कवर करेंगे। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। आज का ये इस सीरीज़ का लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके बाद दूसरी सीरीज चालू हो जाएगी दृष्टि पब्लिकेशन की महत्वपूर्ण, उसमें भी क्वेश्चन हुआ करेंगे। ठीक है, तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा और इसका सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। देखो सूची फर्स्ट में इसमें लिखे हुए हैं जो हड़प्पा के स्थल हैं प्रमुख, वो लिखे हुए हैं, और एक साइड में जो उत्खनन करता है वो लिखे हुए हैं। देखो सुरकोटदा फेमस हड़प्पा स्थल है सुरकोटदा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखो सुरकोटदा की खोज की थी जगपति जोशी ने। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, एक सेकंड, देखो ए का हो जाएगा 4। बनावली की खोज की गई थी आर.एस. बिष्ट के द्वारा। इसका एक हो जाएगा। और आपका कोट दीजी की किसने की थी? धुरिये। जो ऑप्शन ये 2 दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है यह आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी इसकी खोज। ठीक है, 4 1 2 3 इसका सही जवाब है। 4 1 2 3, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल में सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ है। रजिया सुल्तान का ये पिता था। इलबारी तुर्क था। इसी वजह से इस वंश को, गुलाम वंश को, इलबारी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में ये कथन दिए हुए हैं। जैसे कि पहला कथन है इसमें, केंद्रीय सेना को हस्म ए अतरफ कहते थे। दूसरा इसमें, सुल्तान की व्यक्तिगत सेना सवार एक कल्ब कहलाती थी। तो बताओ इन दोनों कथनों में कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही होगा? 1 2 दोनों या कोई भी नहीं? तो देखो पहला, केंद्रीय सेना को हस्म ए अतरफ कहते थे क्या? तो देखो पहला तो गलत है इसमें, क्योंकि जो इल्तुतमिश का टाइम था इसके टाइम में जो केंद्रीय सेना हुआ करती थी उसको हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहते थे। तो देखो इस वजह से ये गलत है। और जो सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी उसको क्या कहते थे फिर? सवार कल्ब कहते थे क्या? तो देखो ये तो गलत है, दोनों ही गलत हैं इसमें। जो व्यक्तिगत सेना होती थी उसको तो कहते थे, देखो समसी कहते थे। ठीक है, समसी। और जो केंद्रीय सेना होती थी उसको हस्म ए कल्ब, ठीक है, ये कहते थे। तो इस वजह से ये दोनों ही गलत हैं। जो शाही घुड़सवार होता था उसको सवार ए कल्ब कहा जाता था। ठीक है, ना कि व्यक्तिगत सेना को। व्यक्तिगत सेना को तो शमसी कहा जाता था। ठीक है, ये दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सा विद्रोह औरंगजेब के काल में नहीं हुआ था? देखो सतनामी विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, पिरदू का विद्रोह, जाट विद्रोह। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुगल वंश का काफ़ी कट्टर शासक हुआ है औरंगजेब। ठीक है, तो इसके टाइम में कौन सा विद्रोह इन चारों में से नहीं हुआ था? देखो सतनामी विद्रोह हुआ था इसी के टाइम में, बुंदेला विद्रोह भी हुआ था, जाट विद्रोह ये भी हुआ था, लेकिन ये जो पिरदू विद्रोह हुआ था ये इल्तुतमिश के टाइम में हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम में, यानी औरंगजेब से काफ़ी पहले हो गया था ये पिरदू विद्रोह। तो इस वजह से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखना है आपको, एक साइड में पुस्तकें लिखी हुई हैं और एक साइड में उसके लेखक लिखे हुए हैं। मिलान करना है। देखो नीतिसार काफ़ी फेमस पुस्तक है। नीतिसार को लिखा गया था कामंदक के द्वारा। ठीक है, एक का हो जाएगा 3। कथा सरित सागर ये यास्क के द्वारा लिखी गई थी, इसका 1 हो जाएगा। निरुक्त नहीं, यास्क के द्वारा तो निरुक्त लिखी गई थी ना, निरुक्त को लिखा था यास्क ने तो। ठीक है, कथा सरित सागर को लिखा था सोमदेव ने। ठीक है, सोमदेव ने लिखा था इसको। ठीक है, नवसहसांक चरित को किसने लिखा था? नवसहसांक को लिखा था किसने? पद्मगुप्त ने।
ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी मिलान करो सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो पहला यानी पहले ए में दिया हुआ है इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो तो हुआ था 1767 से लेकर के 69 तक। एक सेकंड, 1767 से लेकर के 69 तक हुआ था पहला। लेकिन ये जो दूसरा हुआ था ये हुआ था 1780 से लेकर के 84 तक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो वॉरेन हेस्टिंग्स था उस टाइम, तो वॉरेन हेस्टिंग्स 72 73 से 85 तक रहा था। ठीक है, आगे देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच। ठीक है, तो इस टाइम कौन था? कॉर्नवालिस था। ठीक है, 86 में आ गया था कॉर्नवालिस और 93 तक रहा था। तो इस वजह से देख सकते हो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम में। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1। और देखो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये जो प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध हुआ था ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में हुआ था। ठीक है, इसका ये हो जाएगा 4। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये वेलेजली के टाइम में हुआ था 1799 में। इसका 2 हो जाएगा। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए ये 4 हुए और ये जो आंग्ल अफगान युद्ध हुए ये 3 हुए। जैसे कि इसमें पहला हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 के बीच हुआ था। दूसरा हुआ था इसमें 1878 से तकरीबन 80 के करीब तक हुआ था। और इसमें तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1819 से 1819 तक, नहीं 1919 से 1919 तक। ठीक है, तो देख लो इसका 3 1 4 2 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये गवर्नर जनरल कब तक रहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो देखो ये 1916 से 1921 तक रहा था, 1916 से 21 तक। लॉर्ड इरविन जो रहा था 1880 से 84, नहीं इरविन नहीं, वो तो रिपन रहा था। तो इरविन रहा था 1926 से लेकर के 1931 तक। लॉर्ड रीडिंग, देखो रीडिंग के बारे में बात करें ये 1921 से रहा था 1926 तक, इसके बाद ही बना था इरविन। ठीक है, लॉर्ड रिपन बना था 1880 से 84 तक। तो देख लो इसमें कालानुक्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें 1880 आएगा सबसे पहले, तो यानी सबसे पहले इसमें 4 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा इसमें चेम्सफोर्ड 1916, इसके बाद 1 आ जाएगा। फिर चेम्सफोर्ड के बाद आएगा रीडिंग 3 2 4 1 3 2 इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन सी सही है। अब इसमें कथन देख लो कौन सा सही है। पहला, इसमें सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी। दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने किया था। और हिंद यवन शासक स्ट्रेटो फर्स्ट ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इन तीनों में देखो कौन सा सही है। तो देखो इसमें पहला, सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी, पहला बिल्कुल सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने की थी, तो देखो ये भी ठीक है। हिंद यवन शासक स्ट्रेटो सेकंड ने, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है तो इस वजह से ये गलत है, सेकंड होना चाहिए था। ठीक है, शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने। ठीक है, तो इसमें सही पूछा है, केवल 1 और 2 सही हैं, इसमें तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मिलान करो। देखो एक साइड में आचार्य लिखे हुए हैं और एक साइड में धर्म, यानी इन आचार्यों का संबंध किस धर्म से है ये मिलान करना है। देखो पहला इसमें हरिभद्र काफ़ी फेमस आचार्य हुए हैं और ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इनका सही मिलान हो जाएगा 2। लकुलिस का संबंध है शैव धर्म से, इसका 3 हो जाएगा। नाथ मुनि वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, इसका 4 हो जाएगा। और वसुबंधु ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, काफ़ी फेमस आचार्य हुए हैं ये चारों।
इन्हें याद कर लेना। 2 3 4 1 इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मिलान करो, देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में वेद लिखे हुए हैं चारों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। एक साइड में उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का इसमें देखो ऐतरेय और कैसितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो देखो ऐतरेय यानी एक का हो जाएगा इसमें 2। सामवेद का जैमिनीय ब्राह्मण है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसका 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 इसका सही जवाब है 2 4 3 1, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, देखो एक साइड में विद्रोह और एक साइड में नेता। मैंने ये जो एंड के 2 प्रैक्टिस सेट रखे हैं, काफ़ी स्पेशल प्रैक्टिस सेट रखे हैं, 49 और 50। इन दोनों में मैचिंग वाले क्वेश्चन अधिक हैं, क्योंकि मैचिंग के आर में तो अधिक ही क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस में भी आते हैं। और जब इन क्वेश्चनों को करते हैं तो करने में मज़ा भी आता है, फैक्ट भी समझने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। तो देखो फकीर विद्रोह, इसमें क्या देखना है, कौन सा नेता इसमें संबंधित है इससे, यानी इसमें देखना है कौन सा असत्य है इसमें, जो मिलान सही नहीं है। फकीर विद्रोह से संबंधित हैं क्या? देखो फकीर विद्रोह से चिराग अली शाह संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। पागलपंथी विद्रोह से टीपू, सही है। कूका विद्रोह बालक सिंह व भगत जवाहर मल, देखो भगत जवाहर मल ये निश्चित याद कर लेना कूका विद्रोह से। ये जो खोंड विद्रोह जो हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था चक्र बिसोई के द्वारा, और इसमें दिया हुआ है सिंधु और कानू के द्वारा, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सिंधु और कानू ने तो जो संताल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था, ठीक है, ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, सेडलर आयोग में शामिल भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। सेडलर आयोग में, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करने के लिए ही ये सेडलर आयोग, 2 भारतीय थे, जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, वो सदस्य थे, इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। तो देखो इसमें जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, इसमें ये दिया हुआ है, और इसका देख लो तो 1 और 2 ये ही संबंधित हैं, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 दोनों। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प। बताओ इसमें कौन सा सही होगा? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? देखो इसमें ओजोन प्रदूषण के लिए जो ट्रोपोस्फियर में सबसे अधिक उत्तरदायी गैसों की बात करें तो इसमें जलवाष्प का सबसे अधिक योगदान है, तकरीबन 36-37% 70% तक योगदान देती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी योगदान है, तकरीबन 10 यानी 25-26% के आसपास तक देती है, और आपका मीथेन भी देती है, यानी मीथेन भी देती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो देती है, क्लोरोफ्लोरो भी देती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देखो देती तो है लेकिन ये ट्रोपोस्फियर में नहीं देती हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो क्लोरोफ्लोरो तो है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इन सभी के मुकाबले बहुत कम है, तो इस वजह से समझ सकते हो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो।
स्रोत सूत्र, देखो सभी के स्रोत यानी देख सकते हो सब कुछ के स्रोत क्या हैं, वेद हैं। ठीक है, सबसे पहले वेदों की रचना ही हुई, तो उसी भी हिसाब से समझ सकते हो सभी कुछ ज्ञान के स्रोत क्या हैं, वेद। तो उस वजह से देख सकते हो, इसका ट्रिक्स ही बता रहा हूँ मैं याद करने के लिए। स्रोत सूत्र का संबंध है वैदिक कर्मकांड से। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। गृह सूत्र यानी घर में दैनिक क्रियाकलाप होते हैं घरों में, तो उसी हिसाब से देख सकते हो गृह सूत्र इसका हो जाएगा दैनिक क्रियाओं से संबंधित, तो इसका एक हो जाएगा। धर्मसूत्र और शुल्ब सूत्र। और देखो धर्मसूत्र तो भारत से संबंधित समझ लो कि भारत में अधिकतर धर्म को मान्यता है, तो भारतीय विधि के जो प्रारंभिक स्रोत हैं वो धर्मसूत्र से ही संबंधित हैं, तो इसका मिलान ये हो जाएगा। और शुल्ब सूत्र या ज्यामितीय का विकास है, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 इसका सही जवाब है, 4 1 2 3, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी मिलान करो। देखो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, एक साइड में ये पीठ लिखी हुई हैं, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ। ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं देखो। ज्योतिर्मठ पीठ ये बद्रीनाथ में स्थापित की गई। ठीक है, कहाँ पर, बद्रीनाथ में, इसका 3 हो जाएगा। श्रृंगेरी पीठ है श्रृंगेरी में, ये तो सिंपल है याद करना। शारदा पीठ द्वारिका, और गोवर्धन पीठ पुरी में, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से, लाहौर षड्यंत्र केस, इससे संबंधित कौन है, लाहौर षड्यंत्र केस से। तो देखो सुखदेव है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन सभी को फांसी दी गई थी एक साथ, पता होगा आपको। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है सुखदेव इन चारों में, एक का हो जाएगा 4। चटगांव आर्मरी रेड, ये गणेश घोष संबंधित है इससे, इसका 1 हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड ये 1908 में हुआ था, और प्रफुल्ल चाकी जो हैं, प्रफुल्ल चाकी इसी से संबंधित हैं। ठीक है, इसका मिलान सही दिया हुआ है। काकोरी कांड ये अशफाक उल्ला खां, इसका 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 इसका सही जवाब है, 4 1 3 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से, अधिकतर आज के प्रैक्टिस सेट में मिलान ही मिलान है, ये समझ लो। देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, मोढेरा स्टेडियम सुन देखा होगा आपने, सरदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है उसका नाम अब वर्तमान में। देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में, और बनवाया किसने, भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था इसको, इसका 3 हो जाएगा। काठियावाड़ का रुद्रमाल मंदिर, इसको जयसिंह सिद्धराज ने बनवाया था, इसका 4 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर ये यायती केसरी ने बनवाया था, इसका हो जाएगा 1। कहाँ पर है ये लिंगराज मंदिर, बता दो। एलोरा का कैलाश मंदिर ये कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, 2 हो जाएगा। एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में पड़ती हैं। ठीक है, तो देखो ये 3 4 1 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक साइड में राजा लिखे हुए हैं और एक साइड में राज्य लिखे हुए हैं। प्रद्योत ये कहाँ का राजा हुआ है, प्रद्योत, तो देखो प्रद्योत ये अवंती का राजा हुआ है। ठीक है, 3 हो जाएगा। उदयन कहाँ का हुआ है, देखो उदयन ये वत्स का राज्य, वत्स जो राज्य था वहाँ का राजा हुआ है उदयन, इसका 2 हो जाएगा। प्रसंजीत कौशल और अजातशत्रु मगध, अजातशत्रु के टाइम में ही पहली बौद्ध संगति कराई गई थी। ठीक है, तो देख लो इसका मिलान 3 2 4 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने हिंदू व मुस्लिम राज्यों के बारे में क्रमशः उल्लेख किया है। जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, तुर्की भाषा में लिखी थी बाबरनामा, इसमें 5 मुस्लिम राज्यों का इसने उल्लेख किया है, जैसे कि दिल्ली का भी किया है इसने, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल का, ये 5 राज्यों का मुस्लिम राज्य थे इसने इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, और हिंदू राज्य 2 थे, विजयनगर और मेवाड़, इनका वर्णन किया था। ठीक है, तो ये पूछा है हिंदू और मुस्लिम राज्यों के बारे में क्रमशः उल्लेख किया है इसने।
तो देखो मुस्लिम तो थे इसमें 5 और हिंदू थे 2, लेकिन इसमें पहले हिंदू पूछा है और हिंदू मुस्लिम बाद में, तो 2 और 5 देख लो, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 2 हिंदू राज्यों के बारे में और 5 मुस्लिमों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, बाबर के भारत पर आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? शेबानी खां, जैनुल आबदीन, मोहम्मद शाह, अब्दुल रहीम। देखो बाबर ने आक्रमण कब किया था भारत पर? भारत का पहला, देखो 1526 में तो वो पानीपत का युद्ध लड़ा, लेकिन सिंधु भी तो भारत का ही हिस्सा है, उस क्षेत्र में आक्रमण किया था, तो वहाँ पर कौन था? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। देखो बाबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया था 1519 के आसपास किया था, 1819 में, और वहाँ पर जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह 1516 से 1528 तक रहा था। ठीक है, मोहम्मद शाह था, समझ सकते हो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे देखो, इसमें मिलान करना है, एक साइड में पुस्तकें लिखी हुई हैं और एक साइड में लेखक। देखो पादशाहनामा ये किसने लिखी थी? देखो इसमें मिलान नहीं करना है, आपको ये देखना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखो पादशाहनामा, याद रखना, पादशाहनामा ये पुस्तक जो लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, ये मिलान सही दिया हुआ है। तारीख़ शेर शाही अब्बास खां सरवानी ने ही लिखी। फुतूहात आलमगीरी मिनहाजुद्दीन सिराज इसने नहीं लिखी थी। देखो फुतूहात आलमगीरी इसको लिखा था ईश्वर दास ने, तो ये मिलान इसमें गलत दिया हुआ है, जवाब भी यही है। मुंतखब उल लुबाब ये लिखी थी खाफी खान ने। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश देख पाते हैं किस वजह से? परावर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा, विवर्तन द्वारा या अपवर्तन द्वारा? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा सही जवाब होगा कि हम कमरे में सूर्य का प्रकाश देख पाते हैं किस वजह से? तो देखो प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा देख पाते हैं। देखो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य जो पदार्थ होते हैं उसके जो अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इसी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और इसी वजह से देख पाते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुमान कहलाता है, क्या कहलाता है? बीज सूचकांक, फसल सूचकांक, भूमि तुल्यांक अनुपात या कटाई सूचकांक? बताइए कौन सा सही होगा? आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात। तो देखो ये फसल सूचकांक कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फसल सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण जो निर्भर करता है अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है, कौन सा अभिलक्षण है? बताइए, गुणता पर, यानी किस पर निर्भर करता है? जो अभिलक्षण यानी तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? ये महत्वपूर्ण बताइए, गुणता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर या तीव्रता पर? ध्वनि का ये महत्वपूर्ण अभिलक्षण है जिसे तारत्व या पिच कहते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवृत्ति पर। ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखो तारत्व ध्वनि का वो लक्षण है जिसके कारण जो ध्वनि है उसको तीक्ष्ण या फिर मोटा कह सकते हो या बाहरी कहा जा सकता है, तारत्व की वजह से ही। देखो सामान्यतः स्त्रियों में देखा होगा आपने कि उनकी आवाज़ का जो तारत्व है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसी वजह से उनकी जो ध्वनि है वो पतली सुनाई देती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, यह किस नियम का उदाहरण है? यदि रेलगाड़ी नज़दीक आ रही है तो सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, तो यह किस वजह से बढ़ती है? जूल थॉमसन प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या डॉपलर प्रभाव? बताइए। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव के कारण ही जो स्टेशन से दूर आती
या फिर दूर जाती या फिर नज़दीक आती जो रेलगाड़ी है उसकी सीटी की आवाज़ जो है वास्तविक तीव्रता की अपेक्षा आपको भिन्न सुनाई देगी, यानी दूर कम सुनाई देगी या फिर ज़्यादा सुनाई देगी। जहाँ नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ है वो बढ़ती जाती है, वहीं दूर जाने पर सीटी की जो आवाज़ है रेलगाड़ी की आवाज़ वो घटती जाती है, याद रखना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, दांत कुरबुरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है या रहता है। दांत कुरबुरित कब हो जाते हैं? क्या जिंक की वजह से, क्लोरीन की वजह से, या क्लोराइड या ऑक्सीजन? देखो जब जल में यानी जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में कह सकते हो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत और हड्डियां जो हैं ये इनको क्षति होती है, हानिकारक होता है ये फ्लोराइड जो होता है इनके लिए। और भारत में फ्लोराइड की जो अधिकतम मान्य मात्रा है वो 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है, याद रखना, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। और फ्लोराइड की वजह से ही दांत कुरबुरित हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोग ग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? कॉमन बीमारी है, ये सुना भी होगा आपने। तो देखो इसका सही जवाब होगा वृक्क, या फिर इसे किडनी कह सकते हो, ठीक है। ये रोग से ग्रस्त हो जाती है तो डायलिसिस की आवश्यकता होती है। देखो डायलिसिस का तात्पर्य क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, यानी रक्त से अधिक पानी जो विषाक्त पदार्थों एवं विलयन को बाहर कर रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। यानी डायलिसिस में रक्त से अधिक पानी यानी विषाक्त पदार्थों एवं विलयन को बाहर कर रक्त को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। दो व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 10, 30, 80 या 100? तो देखो दो व्यक्तियों के जो बीच में अगर वार्तालाप होगा तो उसमें सामान्यतः जो 30 से तकरीबन 50 डेसिबल के बीच ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तो देख लो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 डेसिबल, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखना। देखो फुसफुसाहट भी होती है, उसमें 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आपको गुस्सा या उग्र व्यवहार करते हो तो उसमें तकरीबन 70 से 80 डेसिबल हो जाती है। लाउड स्पीकर में तकरीबन 70 से 100 हो जाती है, ठीक है। देखो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को अगर शोर लगातार रहता है तो वह काफ़ी हानिकारक होती है मानव जीवन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, नोस्टॉक या स्पोयरोगायरा? तो देखो इसमें प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला का, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्लोरेला का। आगे देखो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है आपको जो सुमेलित नहीं है यानी असुमेलित है वो जोड़ा देखना है। रोग देखो एक साइड में, एटाइटाई रोग क्या कैडमियम प्रदूषक की वजह से होता है? देखो एटाइटाई रोग होता है कैडमियम की वजह से, ठीक है। और मिनीमाता रोग होता है पारे की वजह से। और नोक्टनी रोग ये सीसा की वजह से नहीं होता है, नोक्टनी रोग जो है ये फ्लोराइड की वजह से होता है, याद रखना, नोक्टनी रोग फ्लोराइड की वजह से। ब्लू यानी नीला बेबी रोग किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, निर्वात एवं गैस में, या ठोस एवं द्रव में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ऊष्मा संचरण के बारे में बात करूं मैं आपसे तो ऊष्मा संचरण की हैं 3 विधियां, एक है चालन, एक है संवहन और एक है विकिरण, ठीक है। याद रखना ठोस तथा पारे में जो ऊष्मा का संचरण होता है केवल चालन के द्वारा होता है, और जो गैस और द्रव होते हैं उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है, जबकि जो विकिरण द्वारा है ऊष्मा का संचरण
यानी उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता केवल चालन और संवहन में होती है, लेकिन विकिरण में अगर ऊष्मा का संचरण करना है तो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है, यानी किसी माध्यम, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है उसे कहते हैं हम निर्वात। देखो पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुँचती है, याद रखना। जब पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है, जब पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है संवहन विधि से गर्म होता है। इसमें पूछा है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो देखो गैस एवं द्रव्य हो सकता है संवहन द्वारा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, याद रखना। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 50 आज कंप्लीट होता है और इस सीरीज का भी एंड होता है। 50 प्रैक्टिस सेट हैं, बार बार इनको अच्छे से देखो, 1 2 3 4 बार जितनी बार देख सकते हो देखो। आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से मिल जाएंगे और 1 2 दिन में या फिर कल से ही अगली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम के निकट तक आते जाओगे आप करते रहो, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। और देखो उसकी भी आ जाएगी, कल आ जाएगी, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट नोट्स के रूम में है, वो क्लासें भी आती रहेंगी, दूसरी क्लास आएगी अब उसकी वो। ठीक है, बाय।